हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम फिर से हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैं 3-4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी पहले ही कि मेरे घर पे काम चल रहा है। थोड़ा सा काम पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, बट जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ उस जगह पे काम हो रहा था। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ साथ साथ अपलोड कर देती हूँ। तो मेरे पास पहले की भी कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं थे जो मैं अपलोड कर पाती, उसके लिए सॉरी। बट अभी हम अपना सिलेबस दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे ना, उसमें मैंने आपको ये करा दिया था, नेस्टेड सीक्वेंस तक 2.3 के एग्जाम्पल्स पे आ गए थे हम। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड की थी फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर्स की। तो अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी, और जो पेपर डिस्कस किए थे MDO KU के, जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं, तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उनको भी ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हैं तो। एग्जाम्पल्स को करते हैं स्टार्ट, जितने भी इस वीडियो में हो पाएंगे कोशिश करूँगी कंप्लीट करवाने की। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक। जो टर्म्स आपको यहाँ गिवन है उनको प्रूव करना है कि वो मोनोटोनिक है सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक तो प्रूव करना है। मोनोटोनिक का मतलब तो ये होता है ना कि इट मे बी इंक्रीजिंग, इट मे बी डिक्रीजिंग, इट मे बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट मे बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक प्रूव करना है और फिर ये बताना है कि इसमें से कौन सी तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब कौन सी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कौन सी डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमें डेफिनेशन पड़ी थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, क्या होता था, अगर a ऑफ n+1 लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू an होता था तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर इससे अपोजिट होता है तो उसका मतलब वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो हम वही चेकआउट करेंगे। यहाँ पे nth टर्म ये दी हुई है तो मैंने इसको n लेट कर लिया। अगर मैं n को n+1 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, a ऑफ n+1। तो यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस करो n+1, और उससे पहले वाली एक टर्म लिख ली ताकि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे लिए आसान हो जाए। अब मुझे चेक करना है कि a ऑफ n+1 बड़ा है या फिर छोटा है an से। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। आपको पता है कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर उनका डिफरेंस 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो बड़ी है। अगर आपने 5 - 3 किया वो 2 आया, 2 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। तो 5 बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तभी तो वो पॉजिटिव आया ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। a ऑफ n+1 में से मैंने an सब्ट्रैक्ट करके देखा तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म सब कट जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। आप यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 विच इज़ पॉजिटिव। n की वैल्यू 3, 3 + 1 4, 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये हर किसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो मैं कह सकती हूँ कि an+1 स्ट्रिक्टली बड़ा है an से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। an आपको ये दे रखा है, यहाँ नीचे से 4 कॉमन आ रहा था तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। देन a ऑफ n+1, n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे n+1 करोगे तो n+1 + 2 n+3 हो जाएगा, और यहाँ n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो क्योंकि बाहर 3 है अंदर n+1 किया तो 3n+3 हो गया, +7 ऑलरेडी था तो 3n+10 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, a ऑफ n+1 माइनस an, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएंगी और ऊपर ही आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई किए 3n की n से 3n², 3n की 2 से 6n, 10 की n से 10n और 10 की 2 से 20 आ गया। देन बाहर माइनस है, 3n की n से 3n², 3n की 3 से 9n, 7 की n से 7n और 7 3 = 21 बाहर माइनस है। जब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो 3n² पॉजिटिव 3n² नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 + 6 16 बनेगा, 9 + 7 16, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 20 - 21 दैट इज़ -1, -1 बाय समथिंग। अगर टर्म में -1 आ गया, यहाँ पे n की कोई वैल्यू पुट भी करोगे तो भी ये टर्म तो नेगेटिव रहेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब 0 से लेस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a ऑफ n+1 छोटा है a ऑफ n से। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है। ठीक है, ये तो दोनों थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
बाकी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। इसमें आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन होती है A1 और एक रिलेशन दिया होता है जिसको रिकरेंस रिलेशन बोला जाता है। फर्स्ट टर्म की हेल्प से आप आगे वाले टर्म्स को फाइंड आउट करते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको चेक करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ध्यान रखना इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और इसमें आपको फर्स्ट टर्म दियो और ऐसे nth टर्म दियो, तो वहाँ पे आपको PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना होता है, जो कि आप 11th क्लास में यूज़ किया करते थे कि अगर कोई चीज़ n=1 के लिए ट्रू है तो हम उसको k के लिए ट्रू मान लेते थे और k+1 के लिए प्रूव करके दिखाते थे। सेम हम ऐसे यहाँ पे करते हैं। देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो A1 गिवन था, ये an ये गिवन था, n की वैल्यू 2 के लिए ये टर्म 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्योंकि A1 तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो n को यहाँ 2 पुट करो, a(2 - 1) यानी कि A1, तो 2 + A1 कितना गिवन है आपको 1, 2 + 1 3, तो 3 का रूट यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई √3। आपको पता है कि √3 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। A1 तो 1 है और A2 1 पॉइंट समथिंग है, तो इट मीन्स ये बड़ा है, A1 से बड़ा है ये। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मुझे अब देखो A1 छोटा है, A2 बड़ा है, इट मीन्स A2 बड़ा आ रहा है, तो A(n+1) को मुझे प्रूव करके दिखाना है कि हर किसी नंबर के लिए ये टर्म डिफाइन होगी कि A(n+1) बड़ा है A(n) से। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो प्रूव करनी है ना, तो मैंने मान लिया कि ये रिज़ल्ट m-1 के लिए ट्रू है। मैंने क्या मान लिया कि जैसे उसमें मानते थे ना कि k के लिए रिज़ल्ट ट्रू है, तो यहाँ पे मान लो कि m-1 के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। अगर ये m-1 के लिए ट्रू है तो यहाँ पे n को m-1 पुट करो। देखो यहाँ पे n को m-1 पुट करोगे तो सिंपली m-1 आ जाएगा। यहाँ पे m-1 + 1 करोगे तो -1 + 1 कट जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। अब अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। इसका अंडर रूट ले देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है हमें उसी वे में इसको बनाना है। अब ये बना दी। अब ज़रा ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन थी, an = दिस। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अगर n है तो यहाँ n-1 है, और अगर यहाँ पे n-1 है, अगर दोनों किसी भी तरीके से समझ सकते हो आप। अगर यहाँ n-1 है तो यहाँ एक नंबर ज़्यादा है, n-1 में एक ऐड करोगे तो भी तो n आएगा ना। और ऐसे भी कह सकते हो कि n से एक नंबर कम। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 2 + am है, ये 2 + am है, तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, यहाँ m है, यहाँ m है, तो इस m के अंदर मुझे एक ऐड करना पड़ेगा ना। तो एक ऐड करूँगी तो मतलब a(m+1) की इक्वल है। और यहाँ क्या है, यहाँ m-1 है, तो इसके अंदर मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, तो कट के क्या आ जाएगा n, यानी कि ये किसके इक्वल है, a(m) के इक्वल है। समझ में आपको मेरी बात, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बनाया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना इससे। यहाँ लिख भी सकते हो ताकि अगर आप जब भी इसको पढ़ने बैठो तो आपको ध्यान आ जाए कि यह स्टेप हमने कैसे किया था फ्रॉम क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये बात ठीक है, क्लियर है। तो अगर अब ऐसा है a(m+1) बड़ा आ गया a(m) से, तो हमने क्या लिया था, m के लिए रिज़ल्ट हम ट्रू मान के चले थे, तो मैं कह सकती हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये रिज़ल्ट अगर m-1 के लिए ट्रू है तो n के लिए भी ट्रू होगा। तो मैंने अब m क्या किया, इस m को n से रिप्लेस कर दिया, a(n+1) बड़ा है a(n) से, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने लिख दिया। अगर ऐसा है कि n+1 वाली टर्म बड़ी है, nth टर्म थी, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चन अगर एक एक्सरसाइज में भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, एक बार हम साथ साथ देख ही लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले 3 क्वेश्चन किए ना हमने, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताए थे। देखो मैंने टिक किए हुए हैं ना, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। देखो फर्स्ट में आपको यही है, प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक, ऑल्सो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। इस तरह की टर्म्स हैं, ये जैसे हमने करी कॉमन लेने वाली उस तरह की है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली आप कर सकते हो ट्राई, अगर आप करना चाहो तो। इसमें प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस एज मोनोटोनिक, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक प्रूव कर देना, बाउंडेड प्रूव कर देना, अगर ये दोनों है तो कन्वर्जेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, बाकी रहने तो एक बार इसको आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस an। आपको उसके कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आपने इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना हो, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो, तो उसके लिए 2 चीज़ें प्रूव कर दो, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी है।
और एक बाउंडेड अबव है या बिलो है। हमने थ्योरम पढ़ी थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबव हो तो भी कन्वर्जेंट होती है, अपने लीस्ट अपर बाउंड वो जो भी था, बट हमें यहाँ पे कन्वर्जेंट से मतलब है। और एक थ्योरम ये भी थी कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, बाउंडेड बिलो हो तो भी कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे यही करने वाले दोनों चीज़ें प्रूव करेंगे। nth ये दे रखी थी टर्म, n को n+1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि प्रूव करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है चेक करना है, तो वही बात है कि इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकाल लिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिया, 25 आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हम n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव ही है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली, ना कोई नेगेटिव साइन है। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि a ऑफ n+1 बड़ा होगा a ऑफ n से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब an में वैल्यूज़ को पुट करो। देखो यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करो, n को 1 पुट किया आपने, यहाँ पे n को 1 पुट करो, क्या बनेगा, 2 × 1 इज़ 2, 2 -7 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 2 -7 -5 डिवाइड बाई 5, यानी कि -1 फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, -1। n को 2 पुट करो, 2 2 ज़ार 4, 4 -7 डिवाइड बाई n को 2 पुट किया तो 3 2 ज़ार 6, 6 + 2, 4 -7 इज़ -3 डिवाइड बाई 8, ये सेकेंड टर्म आ गई। 3 पुट करोगे, 3 2 ज़ार 6, 6 -7 डिवाइड बाई 3 पुट किया, 3 3 ज़ार 9 + 2, तो कितना आ गया, -1/11। तो ये सारी सीक्वेंस की टर्म निकाल रखी है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये वाली टर्म है क्या हो रही है, माइनस ये टर्म -1 से छोटी होती जा रही है, ना, -1 -1/3 -3/2 -1/11, देन पॉजिटिव टर्म्स आती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये वाली टर्म -1 से छोटी होती जा रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो nth टर्म है वो -1 के इक्वल है, या फिर -1 से बड़ी है, मतलब ये टर्म्स छोटी होती जा रही हैं। तो nth इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू -1 है या तो फिर -1 से बड़ी है, सॉरी छोटी गलत बोल रही हूँ मैं, -1 से बड़ी होती जा रही है, पॉजिटिव आती जा रही है, -1 से बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है तो वो -1 है या फिर -1 से बड़ी है, छोटी नहीं बड़ी। ठीक है, ये चीज़ निकाल दी हमने। तो अब मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे शो करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो मैंने शो कर दिया। अब मैं ये शो करूँगी कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव भी हो सकती, बाउंडेड का मतलब क्या है कि इसका एक अपर बाउंड भी है और इसका एक लोअर बाउंड भी है। ऐसा करने से मैं कह सकती हूँ दोनों रिजल्ट को मिला के कि कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए मैं इसके बाउंड्स निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि an की वैल्यू है तो -1 या -1 से बड़ी है, एक चीज़ तो मैंने यहाँ से निकाल दी। उसके बाद an -1 निकाला, an ये था, -1 ये किया, ये आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो n की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव ही रहने वाली है ना। तो अगर ऐसे है कि an -1 ऐसे है तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि an छोटा है 1 से, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो an की वैल्यू छोटी आ गई 1 से यहाँ से, तो an की वैल्यू -1 थी और -1 से बड़ी थी, और यहाँ से an की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसके दोनों बाउंड्स हमें मिल गए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि an एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यहाँ से an एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। अब अगर ऐसा है कि ये इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो ये कन्वर्जेंट होगी। अब अगर कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर मैं लगा सकती हूँ इससे, क्योंकि कन्वर्जेंट है ये, an की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे इसमें से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉरी n कॉमन ले लिया, n को कॉमन लिया तो 2 - 7/n, और यहाँ पे n को कॉमन लिया तो 3 + 2/n, n से n कट गया, ये टर्म बची, n को इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ 0, 2/∞ 1 मतलब 7/∞ 0, 2/∞ 0, तो 2/3 बचेगा ये। ठीक है, तो हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक कर ली, समझ आया। अगर कन्वर्जेंट चेक करना हो तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर दो, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो प्रूव कर दो। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जब गिवन तो यहाँ पे nth टर्म क्या दे रखी है, 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब, ये दे रखी है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक जीपी बन रही है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और r क्या है, 1/3 है। तो हमने जीपी की फॉर्मूला लगा दिया, 1 - r की पावर n+1 बाय 1 - r, 1 - 1/3 की पावर n+1, और यहाँ 1 - 3, यहाँ पे ये n है इसलिए हमने यहाँ पे n+1 लगाया है। ठीक है, r की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2 इंटू समथिंग। तो अगर 3/2 के साथ में कुछ है तो ये टर्म तो बड़ी होगी, तो ये टर्म मतलब 3/2 से छोटी होगी ना। देखो ये क्या कह रहे हैं कि an किसके इक्वल है, 3/2 इंटू दिस, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 + 1 2, तो देखो ये टर्म क्या बनेगी, 3/2, 1 - 1/3, 1 + 1 2, 3 का यानी कि 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है।
तो 3/2 9, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8, इसको कट कर दो 3, तो ये कितना आ गया 4/3 आ गया, ठीक है। और अब इसमें n की वैल्यू को 2 पुट करके देखो कितना आएगा 3/2 1 - 1 n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 की पावर 3 कितना होती है 27, तो 27 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2 27 एलसीएम 27 - 1 26, इसको फिट कट कर दो 2 3 ज़र और 3 9 ज़र, यानी कि कितना आ जाएगा ये 13/9, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वाली जो ये टर्म है वो 3/2 से में छोटी रहेगी। अगर आप 4/3 करोगे तो 1.3 सब कुछ आएगा, और ये कितना आएगा 1.5 आएगा। तो ये वाली टर्म हमेशा बड़ी रहेगी और ये वाली टर्म हमेशा छोटी रहेगी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि an की जो वैल्यू है, हम किसको लेकर चल रहे थे, तब तक an को लेकर चल रहे थे, an इसके इक्वल था और ये टर्म 3/2 से छोटी है, तो an किससे छोटा आ गया 3/2 से छोटा आ गया। तो देखो यहाँ से an की वैल्यू हमारी 3/2 से छोटी आ गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि an कैसी सीक्वेंस हो गई, एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गई। अब अगर ये किसी टर्म से छोटी है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स अगर किसी नंबर से छोटी है तो इसका मतलब बाउंडेड अबव है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या थी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और यहाँ से कौन सी आ गई बाउंडेड अबव। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो कन्वर्जेंट भी होगी। तो an हमारे पास कितना था, an हमारे पास ये था ना, ये देखो ये वाली टर्म थी ना यहाँ पे, इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो 1/∞ 0 1 - 0 1, ये टर्म खत्म 3/2 आ गया। तो यहाँ पे किसको कन्वर्ज कर रही है 3/2 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ना 2 बार कम से कम अपने हाथ से सॉल्व करके देखना नोटबुक में, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी, क्योंकि इसमें बस आपको बायनॉमियल थ्योरम करनी है, बायनॉमियल थ्योरम को ही एक्सपैंड करना है, कुछ टर्म्स नेगलेक्ट करनी है। तो स्टेप्स आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में लर्न करने हैं। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या प्रूव करना है इसमें, हमें प्रूव करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n एग्जिस्ट भी करती है और हमेशा लाइक करती है 2 और 3 के बीच में। हमने कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ किया है कि इसकी वैल्यू e के इक्वल होती है। मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये इसके e के इक्वल है, तो कैसी होता है वो, e की वैल्यू कितनी होती है 2.78 समथिंग होती है। तो e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ये चीज़ अब तक हम लिखते आए हैं सिर्फ कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू e के इक्वल, बट अब हम देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि वो एक्चुअली होती क्यों है और कैसे होती है, ठीक है। वही चीज़ प्रूव करनी है कि आप इसको हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये भी आ जाए कि प्रूव दैट लिमिट दिस एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू e। अगर ऐसे आ जाए मान लो, तो किसी को अगर यही नहीं पता कि ये e का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको ये तो आता है क्वेश्चन, बट आपको ये नहीं पता कि अगर e आ जाए तो भी हमें ये क्वेश्चन करके आना है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, अगर e आ भी जाए तो आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आपको समझा रखा है रिमार्क में, मैं आपको समझाती हूँ बाद में, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। देखो an मान लिया मैंने इसको, अब हमें बेसिकली चीज़ प्रूव करनी है कि एक बार तो मैं इसको क्या दिखा दूँगी, 2 से तो बड़ी या फिर इक्वल और 3 से छोटी। मुझे ये करना है ना कि इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी या फिर 3 से छोटी होगी, मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे शो करेंगे। an आपकी ये थी। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन है 1 + x की पावर n टाइप का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है कि बायनॉमियल थ्योरम तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम का ही यूज़ कर रहे हैं। 1 + x का काम यहाँ पे 1/n कर रहा है, तो ये 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² n × n - 1 n - 2/3 फैक्टोरियल x की पावर 3। तो वही कर रहे हैं, यहाँ पे x का 1/n कर रहा है, तो 1/n 1/n² 1/n की पावर 3 प्लस अप टू हमने लास्ट टर्म लिख ली n × n - 1 × n - 2। क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म है तो n में से 1, फर्स्ट टर्म है तो 0 माइनस हो रहा है, सेकंड टर्म है तो 1 माइनस हो रहा था, थर्ड टर्म थी तो n में से 2 माइनस हो रहा था, तो nth टर्म में n में से n - 1 सब्ट्रैक्ट होगा और नीचे कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म थी तो n की पावर 1 थी, सेकंड टर्म थी तो n की पावर 2 थी, थर्ड टर्म थी तो n की पावर 3 थी, तो nth टर्म होगी तो n की पावर n हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने a ऑफ n निकाली, ठीक है। यहाँ पे n से n कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ से n को कॉमन ले लो, n को कॉमन लोगे बाहर तो क्या बन जाएगा 1 - 1/n और n² बन जाएगा, n² से n² कट जाएगा। ये n तो है ही, इसमें से n कॉमन लोगे तो 1 - 1/n, ये इसमें से n को कॉमन लोगे तो n² तो है ही, n³ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - 2/n, n² n × n × n n³ कट जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे n n n यहाँ से भी बाहर ले लेना
और यहाँ से भी बाहर ले लेना, तो n की पावर n आ जाएगा बाहर, n की पावर n आ जाएगा बाहर, तो n की पावर n से n कट जाएगा, तो ये टर्म बचेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कर रहा है, ये क्या है 1, ये an किसके इक्वल है 1 + 1 + दिस टर्म इसके इक्वल है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 1/, कुछ करती हूँ, मान लो कि n2 है तो 1/2 करूँगी, और 1 में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब 1 से छोटा ही है ना, 1 में से 1/समथिंग कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये टर्म 1 से छोटी आएगी। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, नेगलेक्ट कर रही हूँ हर किसी में, कि ये जो टर्म है 1/समथिंग है, 1/समथिंग है, 1/समथिंग है, 1/समथिंग है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 मान के चल रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 0 मान के चल रही हूँ, तो 1 - 0 कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 × दिस टर्म ये आएगी ना, मतलब इस टर्म को एक तरह से हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो 1 × 1/2 फैक्टोरियल सीधा 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये वाली टर्म्स जो है वो ख़त्म कर दी हमने। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये टर्म आ गई, और अभी तो nth टर्म इस पूरी टर्म की इक्वल थी, बट जब हमने इसमें से ये टर्म्स हटा दी, ये टर्म्स हटा दी, तो अब an जो है वो छोटा हो जाएगा और ये टर्म्स बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमने ये टर्म्स हटा दी ना, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही अब इससे। ठीक है, तो अब an छोटा हो गया इस वाले नंबर से। ओके, अब देखो 2 फैक्टोरियल को तो सीधा 2 लिख दिया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 × 4 × 3 × 2। तो यहाँ पे क्या करो, सबको हमें 2 बनाना था, तो मैंने सबको 2 से रिप्लेस कर दिया। 3 को 2 से रिप्लेस करोगे तो 2 × 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर, आगे 1/4 फैक्टोरियल आएगा, 4 × 3 × 2 होगा, तो दोनों को 2 से रिप्लेस कर दो, 2 × 2, और एक और 2 तो है, तो 2 की पावर 3। ऐसे करते करते यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दो, लास्ट में हमारी क्या होगी 2 की पावर n-1। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो 1 + 1 + 1/2, इस टर्म को तो एज इट इज़ लिखो 1 वाली को। यहाँ से देखो 1 प्लस, यानी कि 1 + 1/2, 1 + 1/2 स्क्वायर, प्लस अप टू 1/2 की पावर n-1। ये क्या बन रही है जीपी की फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ये वाली 1, और इसका डिफरेंस क्या है 1/2, और यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे n-1 इसलिए हुआ ना, n-1 लास्ट थी, +1 करेंगे तो n आएगा। वहाँ पे क्या था n+1 था, यहाँ पे n+1 इसीलिए था क्योंकि इसकी पावर n थी, तो इसके अंदर +1 हमने किया। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे 1 - 2 की पावर n, क्योंकि इसकी कॉमन रेशियो 1/2 ही है ना, उसकी पावर n हो जाएगी, और नीचे 1 - 1/2। तो इसको खोलेंगे जब हम, तो 2 माइनस, देखो 1 - 1/2 करेंगे, कितना आएगा 2 LCM आएगा, 2 - 1 आएगा, 1/2 आएगा, इसको ऊपर भेज दिया मैंने। इसको सॉल्व करके जो 1/2 आएगा उसको मैंने ऊपर भेज दिया 2 को, और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी। अब देखो ये इस वाली टर्म में अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 2 × 1 माइनस, अगर 2 है तो 1 - 1/2, और इसको सॉल्व करो, 2 LCM लो, 2 - 1 यानी कि 1/2, तो कट जाएगा, 1 + 1 2 बनेगी। आप इसमें कोई भी वैल्यू को पुट करके देख लेना n की, ये वाली टर्म हमेशा 3 से छोटी रहने वाली है। ये टर्म सॉल्व करके हमेशा 3 से छोटी रहेगी, आप इसमें n की कोई भी वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि an जो है वो 3 से छोटा आ गया। एक काम तो हमने दिखा दिया कि an जो है वो 3 से छोटा है। देखो हमने an किसको लेट किया हुआ है, इस वाली टर्म को लेट किया हुआ है, जबकि हमारे प्रूफ क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस टर्म, यानी कि अभी हम ये कर रहे हैं कि an को 2 से छोटा और 3 से बड़ा दिखा देंगे, बट हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी टर्म के आगे ये लग रहा है कि उसको कन्वर्जेंट आपने शो करना है, तो मैं इसको बाद में क्या करूँगी, ये कन्वर्जेंट शो करने के लिए इसके आगे की प्रोसेस और भी लगाऊंगी। मतलब आप ये मत समझना कि आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा। अभी हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि an जो है हमारा 3 से छोटा आ गया। अब मैं प्रूव करूँगी कि an जो है वो 2 से बड़ा है, बिल्कुल आसान सा है वो। तो देखो an आपका ये था, an आपका ये था, इसी स्टेप से दोनों काम करने आपने। इसमें याद रखना, एक बार तुमने क्या किया, इन वाली टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा प्रूव हो गया कि वो 3 से छोटा है। अब इसी को दोबारा से उठाओ, इसी वाले स्टेप को दोबारा से उठा लिया। अब क्या प्रूव करना है कि 2 से बड़ा है, तो देखो क्या चीज़ लगाएंगे, 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये टर्म 2 + समथिंग है, तो 2 + समथिंग है तो 2 से तो ऑब्वियसली बड़ी ही है। 2 + समथिंग इतनी सारी टर्म्स है तो 2 से तो बड़ी आएगी ना, तो an इसके इक्वल है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ना कि an जो है वो 2 से बड़ा आएगा हर किसी नेचुरल नंबर के लिए। अब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से हमने सिंपली प्रूव कर दिया कि an जो है वो 2 से बड़ा है, और यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि वो 3 से छोटा है। तो an 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी लगी हुई है, इसका मतलब ही कन्वर्जेंट शो करना है, और कन्वर्जेंट शो करने के लिए मैं इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव कर दूँगी। देखो बाउंडेड तो हमें मिल ही गया यहाँ से,
अगर ये दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्डेड है। अब बस मुझे क्या शो करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम चेक करेंगे तो हम दोनों को मिला के कह देंगे ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखो nth टर्म ये थी, an टर्म ये थी, a ऑफ n+1 निकाल लिया क्योंकि मुझे चेक करना है, तो मैं a ऑफ n+1 माइनस an करूँगी। सिंपली n को n+1 से रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब a ऑफ n+1 से में से जब मैं an माइनस करूँगी तो देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, देखो क्या क्या रखा है इसमें, क्योंकि ये इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या चीज़ लगा रखी है, देखिए हमें पता है कि n+1 बड़ा होता है n से, क्योंकि नीचे यहाँ पे तो क्या है n+1 है और यहाँ पे क्या है n है, तो इन्होंने कहा कि n+1 बड़ा होता है n से। अब अगर मैं 1/n कर दूँ तो 1/n बड़ा हो जाएगा 1/n+1 से। अब एक तो हमें देखो यहाँ से भी मिल रहा था ऐसे तो कि 1/n बड़ा है 1/n+1 से, ये रहा 1/n+1 और ये रहा 1/n, तो हिसाब से तो ये वाली टर्म बड़ी है तो ये n+1 बड़ा है। बट हम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ऐसा, मुझे ये तो मिल गया 1/n+1, 1 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, बट साथ में देखो ये 1/3 फैक्टोरियल लगा हुआ है, 1/2 फैक्टोरियल लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसका भी तो पता होना चाहिए ना क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा। तो इस वजह से इसको कोई भी कॉन्सेंट मान ट्रीट करके चलूँगी मैं कि मान लो एक के है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर के से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टर्म एज इट इज रहेगी। बट अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो 1 - k/n और 1 - k/n+1, 1 - k/n+1 बड़ा आ रहा है ना। अब देखो ये टर्म बन गई 1 - k, अब इसको k मान लो, ये k है, 1 - k/n+1, 1 - k/n+1। तो अब यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट थी ना वो कंप्लीट हो गई है उस वाले से। तो क्या आ रहा है वहाँ पे कि 1 - k/n+1 बड़ा, यानी कि ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये बड़ी है और ये क्या है a(n+1) है। तो इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि देखो टर्म्स अलग अलग है ना, बिल्कुल ऐसे सेम होती कि an और n+1 में तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास लास्ट वाली टर्म बच जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि a(n+1) जो है वो बड़ा है a(n) से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आपको पता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसके बाउंड भी 2 और 3 के बीच में लाई कर रही थी, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब हम इसके आगे फाइनली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा सकते हैं। हमने सारा इसीलिए किया ताकि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 होगी, 2 से बड़ी होगी, 3 होगी, 3 से छोटी होगी। अब इसको पढ़ो कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस दिस इज़ कॉल्ड एलर्स नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं एलर्स नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है ई से। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो सकती क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.71882, कितनी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ से आप हमेशा याद रखना कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n ई के इक्वल होता है, और इसलिए हम इसको डायरेक्टली ई लिखते हैं। ठीक है, मुझे ये था कि मैं इस वीडियो में सारे एग्जांपल्स आपको करवा दूँगी, बट ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट का होने वाला है और हमारे भी 3 एग्जांपल्स रहते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और मुझसे अभी बोला भी नहीं जा रहा एकदम से इतना सारा, क्योंकि तो इतने दिन हो गए ना वीडियो बनाने की आदत भी छूट गई है। तो बाकी के एग्जांपल्स मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं भी साथ साथ बना दूँगी वीडियो, क्योंकि फिर पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इनमें से किसी एग्जांपल में अगर आपको कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद नई वाले क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पे क्लिक कर लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।